जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात यूपी उपचुनाव की, दूसरी खबर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी से जुड़ी है, तीसरी खबर इरफान सोलंकी की और आखिर में बात बरेली में हुए मस्जिद पर बवाल की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात यूपी उपचुनाव की, जहां उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है और सूबे का सियासी पारा लेकिन चढ़ गया है। सत्ताधारी बीजेपी की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। उपचुनाव वाली कई सीटों पर सीएम योगी की जनसभाएं भी हो रही हैं और कहीं पर हो भी चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुटी है। वहीं उपचुनाव से अक्सर दूरी बनाने वाली मायावती भी इस बार उपचुनाव की तैयारियों में लगी है, जिसने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मायावती की अगुवाई वाली बसपा कानपुर की सीसामऊ, अयोध्या की मिल्कीपुर के साथ साथ कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर चुकी है। बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमट गई थी। ऐसे में सवाल है कि उपचुनाव से अक्सर दूरी बनाने वाली मायावती के हाथी की चाल उपचुनाव में नतीजे को कितना प्रभावित कर पाएगी। तो जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कोई भी सीट पार्टी के पास नहीं थी। बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन जीतने के लिए 10 सीटें के फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। हालिया लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद बसपा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही के लिए खतरा साबित हो सकती है। बसपा उपचुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला बीजेपी और सपा का ही है। लेकिन बसपा उपचुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी तो कुछ सीटों पर सपा को भी नुकसान पहुंचाएगी। उसके लिए जाटों तक सीमित हो गए अपने वोट बेस को दलित मुस्लिम के पुराने शेप में लाने के लिए यही जरूरी है और यही वजह है कि मायावती लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद कभी बीजेपी तो कभी सपा पर हमलावर नजर आ रही है। बसपा के उपचुनाव में मैदान में आने से अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले का डी यानी कि दलित वोट का नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी और सपा दोनों ही दलों का जातीय समीकरण डिस्टर्ब कर सकती है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से दोनों ही गठबंधनों को दर्जन भर से अधिक सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। बसपा की एंट्री से चुनाव की सीधी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए खतरे के साथ संभावनाएं भी बन सकती है। जो भी पार्टी अपना वोट बैंक एकजुट रखने में सफल रही, उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी उपचुनाव में कहां किसको जीत मिलती है, ये एक हद तक बसपा के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीते दिन गांजा की पैरवी करने के बाद अब गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिया है और जो चर्चाओं का विषय बन गया है। साथ ही साथ सपा सांसद ने अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। तो पहले सीएम योगी पर दिए गए बयान पर नजर डालते हैं। हमने ये बयान दिया है कि वो यानी कि सीएम योगी एक अच्छे महंत और पुजारी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे मुख्यमंत्री नहीं। वहीं अपने वायरल बयान के बाद अफजाल अंसारी ने माफिया मुख्तार अंसारी का भी जिक्र किया और कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या थी। मुख्तार अंसारी की हत्या सरकार की गोद में पल रहे बड़े माफिया यानी कि ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह के बचाने के प्रयास में हुई थी। मुख्तार की गवाही से उस माफिया को सजा हो जाती। मुख्तार की हत्या जुडिशियल कस्टडी में की गई है। सरकार और मीडिया तो इसे शुरू से हार्ट अटैक बता रही है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वही उसका फैसला होगा। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी ने बयान इसीलिए दिया है क्योंकि साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें मुख्तार के सरकारी गनर के साथ 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी। इसी मामले को लेकर अब अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि उस माफिया के खिलाफ चल रहे मुकदमे में मुख्तार अंसारी की गवाही हो जाती तो नजारा कुछ और होता। उस केस के सारे गवाहों को मुलजिम बनाकर फंसा दिया गया। उन्होंने कहा कि 2001 में जो घटना हुई थी, उसी घटना में 23 साल के बाद मुकदमा लिखा गया जाता, फिर गवाहों की गवाही नहीं देने के लिए विवश किया गया, क्योंकि वो सरकार के द्वारा पाला गया माफिया सरगना है। वहीं से पहले अफजाल अंसारी ने गांजा को वैध किए जाने की मांग भी सरकार से कर डाली थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक
इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। महिला के घर आगजनी के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर से टल गई। अदालत में ज्यादा मुकदमे होने की वजह से ये सुनवाई टली। मामले में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में सुनवाई होनी थी। इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में अब 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के मामले में अलग अलग वजहों से पिछले करीब 3 महीनों में कई बार सुनवाई टल चुकी है। निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों यूपी की महाराजगंज जेल में बंद है। इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा को रद्द किए जाने और अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की अपील की है। इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य अभियुक्त याकूब ने भी अपील दाखिल कर रखी है। याचिकाकर्ता निवर्तमान विधायक के अधिवक्ता उपेंद्र यादव के मुताबिक हाईकोर्ट इरफान सोलंकी और यूपी सरकार के साथ साथ सभी 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। 7 साल की सजा मिलने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है। उनकी सिसमऊ सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है। जल्द ही उपचुनाव का कार्यक्रम भी घोषित हो सकता है। अगर हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा को स्थगित कर उस पर रोक लगा दी तो उपचुनाव रुक जाएगा। हालांकि लगातार सुनवाई टलने से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। वहीं एक बार फिर सुनवाई टलने से इरफान सोलंकी की सिसमऊ सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव रुकने की उम्मीदें और ज्यादा धूमिल हो गई हैं। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी को अगर हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है और उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और इरफान सोलंकी विधायक बने रहेंगे। आखिरी खबर बरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुस्लिम समुदाय के लोग एक घर में अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कर रहे थे। निर्माण को रुकवाने के लिए बीजेपी विधायक डॉक्टर MP आर्य और सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौके पर पहुंचे। MP आर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से निर्माण कराया जा रहा है। दोनों समुदाय की ओर से जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिसकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इलाके में शांति बहाली के लिए कई थानों की पुलिस को अब तैनात कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर तैनात है। मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल निर्माण रुकवा दिया गया है। पूरा मामला बरेली के कुलडिया क्षेत्र के केला डांडा का है, जहां अवैध मस्जिद के निर्माण को रुकवाने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद गांव में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। अवैध निर्माण की सूचना पर बीजेपी के विधायक डॉक्टर MP आर्य अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और निर्माण को रोकने की बात कही। वहीं निर्माण न रुकने पर विधायक और उनके समर्थक और गांव के सैकड़ों लोग आक्रोशित हो गए और वो धरने पर बैठ गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हिंदू समुदाय के लोगों ने भीड़ के साथ आकर दीवार को गिरा दिया। पत्थरबाजी और हंगामे की सूचना पर पुलिस के अधिकारी और कई थानों की पुलिस फोर्स बुलाई गई। PSC को भी बुलाया गया और जवानों को गांव में तैनात कर दिया गया। उसके बाद फायर विभाग की गाड़ी भी मौके पर बुलाई गई। छतों से ईंट पत्थर फेंकने के वीडियो भी सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में अवैध तरह से मस्जिद का निर्माण हुआ है। करीब 4 महीने पहले यहां बीजेपी नेताओं की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने निर्माण कार्य को रुकाया था, जिसके बाद पुलिस ने ताला भी जड़वा दिया था। बीच बीच में कई दिनों तक 2-2 सिपाहियों की ड्यूटी भी लगाई गई। बीजेपी नेता का कहना है कि रात में यहां चोरी छिपे निर्माण किया गया। SP दक्षिण मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पूर्व में मजिस्ट्रेट के आदेश पर निर्माण कार्य रुकवाया गया था, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ नमाज होती है। हिंदू पक्ष ने दीवार गिराई है, जिसके बाद 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों को छुड़वाने के लिए लोग धरने पर बैठ गए हैं। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।